नमस्कार। पॉलिटिकल फिलॉसफी की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनके विचारों ने अमेरिका की क्रांति से लेकर भारत के संविधान तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। एक ऐसा नाम जो लिबरलिज्म यानी उदारवाद का एक तरह से पर्यायवाची माना जाता है। हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक के। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्वतंत्रता, अधिकार, सरकार की सीमाएं क्या होनी चाहिए, ये सवाल आज भी देखिए दुनिया भर की बहसों के केंद्र में हैं। और लॉक ने इन सवालों की जो नींव रखी थी वो आज भी उतनी ही मजबूत और आप कह सकते हैं प्रासंगिक है। हमारे पास जॉन लॉक की जिंदगी और उनके कामों से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी है। हमारा मिशन है कि इस चर्चा के जरिए हम लॉक के पूरे पॉलिटिकल थॉट को, इनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा को बिल्कुल उसकी जड़ से समझें। हाँ बिल्कुल, फाउंडेशनल लेवल से हम देखेंगे कि उनकी सोच की एक एक ईंट कैसे रखी गई। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि लॉक इंसान को कैसा मानते थे, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि वो उसके लिए कैसी सरकार चाहते थे। तो चलिए सबसे पहली ईंट रखते हैं। जॉन लॉक कौन थे? वो किस ऐतिहासिक माहौल में जी और सोच रहे थे? क्योंकि कोई भी विचारक हवा में तो पैदा नहीं होता, वो अपने समय की ही पैदाइश होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। लॉक को समझने के लिए उनके समय को समझना सबसे जरूरी है। उनका जन्म हुआ 1632 में इंग्लैंड में, और वो दौर इंग्लैंड के इतिहास का शायद सबसे उथल-पुथल वाला दौर था। इसे एज ऑफ केओस या अराजकता का युग भी कहा जा सकता है। किस तरह की अराजकता? राजनीतिक, सामाजिक? राजनीतिक अराजकता। देखिए, एक तरफ थे राजा जो मानते थे कि उन्हें राज करने का अधिकार सीधे ईश्वर से मिला है, जिसे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहते थे। अच्छा, मतलब वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थी संसद, जो कह रही थी कि असली शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। सत्ता का ये टकराव इतना बड़ा कि इंग्लैंड एक भयानक गृहयुद्ध, इंग्लिश सिविल वॉर की आग में झुलस गया। लॉक ने अपनी आंखों से देखा कि जब एक शासक खुद को असीमित शक्तियों का मालिक मान लेता है तो समाज कैसे टूटता है, कितनी तबाही होती है। मतलब उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक देश को बिखरते हुए देखा। इस अनुभव ने यकीनन उनके विचारों पर बहुत गहरा असर डाला होगा। उनकी शुरुआती जिंदगी और पढ़ाई के बारे में सोर्स क्या बताते हैं? उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, लेकिन उनका मन पारंपरिक विषयों में ज्यादा लगा नहीं। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की और एक काबिल डॉक्टर बन गए। और यहीं उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। 1667 में उनकी मुलाकात एक बहुत ही प्रभावशाली राजनेता लॉर्ड एशले से हुई। लॉक उनके निजी डॉक्टर और सचिव बन गए। तो एक डॉक्टर की जिंदगी से निकलकर वो इंग्लैंड के सबसे बड़े राजनीतिक विचारक कैसे बन गए? इस बदलाव के पीछे क्या था? लॉर्ड एशली सिर्फ एक मरीज नहीं थे, वो उस समय विग पार्टी के संस्थापक थे। ये वो राजनीतिक ताकत थी जो राजा की असीमित शक्तियों के खिलाफ और संसद के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। अच्छा। लॉर्ड एशली के घर पर उस समय के सबसे बड़े चिंतकों, सुधारकों और राजनेताओं का आप कह सकते हैं जमावड़ा लगा रहता था। लॉक के लिए ये राजनीति की सबसे बड़ी पाठशाला थी। उन्होंने सत्ता को, कानून बनते हुए और अधिकारों की लड़ाई को बहुत करीब से देखा। लॉर्ड एशली के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो लॉर्ड एशली से न मिलते तो शायद दुनिया को एक महान राजनीतिक दार्शनिक न मिलता। सोर्स में यह भी जिक्र है कि लॉक सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं थे, वो एक्शन में भी विश्वास रखते थे। हाँ, और वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो क्रांति में सीधे तौर पर शामिल थे। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो बिना खून खराबे के राजा जेम्स द्वितीय को बदलने में कामयाब रही, वो लॉक की विचारों की एक प्रैक्टिकल जीत थी। ये इस बात का सबूत था कि सत्ता बदली जा सकती है, पर जुल्म से नहीं बल्कि सहमति से। उनका उस क्रांति के बाद इंग्लैंड लौटना इस बात का प्रतीक था कि वो सिर्फ एक विचारक नहीं बल्कि एक बदलाव लाने वाले एक्टिविस्ट थे। उनके कुछ सबसे जरूरी कामों में एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और 2 ट्रीटिसेस ऑन गवर्नमेंट का नाम आता है। कहा जाता है कि 2 ट्रीटिसेस तो लिबरल डेमोक्रेसी की बाइबल है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में लॉक ये साबित करते हैं कि इंसान तर्क और अनुभव से नैतिक बन सकता है। ये क्यों का जवाब है। और 2 ट्रीटिसेस ऑन गवर्नमेंट में वो बताते हैं कि ऐसे तर्क संगत और नैतिक इंसानों के लिए कैसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो चलिए इसी कनेक्शन को और गहराई से समझते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को बनाने से पहले
ये समझना जरूरी है कि वो बनाई किसके लिए जा रही है, यानी इंसान। तो उस सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, व्हाट इज ह्यूमन नेचर? इंसान का स्वभाव असल में है कैसा? ये पॉलिटिकल फिलॉसफी का कह सकते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। और इस सवाल पर हमें दो बड़े खेमे दिखते हैं। एक है निराशावादी पेसिमिस्टिक सोच का, और दूसरा है आशावादी ऑप्टिमिस्टिक सोच का। निराशावादी खेमे के सबसे बड़े विचारक थे थॉमस हॉब्स, जो लॉक से ठीक पहले के एक और महान अंग्रेज दार्शनिक थे। उन्होंने भी वही गृह युद्ध देखा था जो लॉक ने देखा, लेकिन उससे उन्होंने बिल्कुल उल्टा सबक सीखा। क्या सबक सीखा उन्होंने? हॉब्स का मानना था कि इंसान स्वभाव से मतलब वो बेहद स्वार्थी, लालची, झगड़ालू और सिर्फ शक्ति का भूखा होता है। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। नतीजा होगा अराजकता, जिसे हॉब्स कहते हैं वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। यानी हर इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन होगा और जिंदगी छोटी, क्रूर और दर्दनाक होगी। जी बिल्कुल। जैसे एक क्लासरूम जिसमें कोई टीचर ना हो तो बच्चे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और पूरा कमरा तहस नहस कर देते हैं। हाँ, सही उदाहरण है। हाँ, और हॉब्स के लिए वो सख्त टीचर ही सरकार है, एक ऐसी ताकत जिसका डर सबको अनुशासित रखे। हॉब्स के मुताबिक इस अराजकता से बचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली, लगभग तानाशाह शासक की जरूरत है, जिसे वो लेवियाथन कहते हैं, जिसकी सत्ता पर कोई सवाल ना उठा सके। अब आते हैं दूसरे खेमे पर, जो आशावादी है, और जॉन लॉक इस खेमे के सबसे बड़े पैरोकार हैं। लॉक का मानना था कि इंसान जन्म से बुरा या स्वार्थी नहीं होता। तो अगर इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, तो फिर वो होता कैसा है? उसके दिमाग में जन्म के समय क्या होता है? यही लॉक का सबसे क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा कि दिमाग में कुछ नहीं होता, वो एक कोरी स्लेट या लैटिन में टैबुला राजा की तरह होता है। अपनी किताब एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में वो कहते हैं कि बच्चे का दिमाग जन्म के समय एक खाली सफेद कागज की तरह होता है, अ वाइट पेपर वॉइड ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। उस पर कुछ भी पहले से लिखा नहीं होता, ना कोई अच्छे विचार, ना कोई बुरे विचार, ना ही ईश्वर का कोई जन्मजात ज्ञान। ये तो उस समय की धार्मिक मान्यताओं पर एक सीधा हमला था, जो मानती थीं कि इंसान जन्म से ही कुछ विचार लेकर पैदा होता है। बिल्कुल, ये एक रैडिकल आइडिया था। इसने कहा कि आपकी पहचान, आपका चरित्र, आपकी अच्छाई बुराई कुछ भी पहले से तय नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर हमारी स्लेट गोरी है तो ये भर्ती कैसे है? हमारे विचार, हमारी आदतें, ये सब आते कहाँ से हैं? हाँ, ये जानकारी आती कहाँ से है? लॉक के अनुसार सब कुछ अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। लॉक कहते हैं कि अनुभव दो तरह से डेटा इनपुट करता है। पहला है सेंसेशन, यानी संवेदनाएं। ये वो रॉ डेटा है जो हमारी 5 इंद्रियों से अंदर आता है। जैसे किसी चीज को देखकर उसका रंग जानना या आग को छूकर महसूस करना कि वो गर्म है। ठीक है, ये तो हुआ रॉ डेटा, लेकिन हम सिर्फ डेटा इकट्ठा तो नहीं करते, हम उस पर सोचते भी हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। यही दूसरा तरीका आता है रिफ्लेक्शन, यानी चिंतन। ये हमारे दिमाग का सीपीयू है, जो इस रॉ डेटा को प्रोसेस करता है, उसे समझता है, पैटर्न ढूंढता है और उससे नए आइडिया बनाता है। जैसे आग गर्म है, ये सेंसेशन है, लेकिन ये सोचना कि इस गर्मी का इस्तेमाल खाना पकाने या सर्दी से बचने के लिए किया जा सकता है, ये रिफ्लेक्शन है। इन्हीं दो प्रक्रियाओं, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन से हमारी कोरी स्लेट धीरे धीरे भरती जाती है। ये तो आज भी नेचर वर्सेस नेचर की बहस का केंद्र है कि हमारी शख्सियत हमारे डीएनए से तय होती है या हमारे माहौल और परवरिश से। लॉक तो पूरी तरह नर्चर के कैंप में खड़े दिखते हैं। बिल्कुल, और ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा और आशावादी बयान था, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था पर डाल देता है। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि इंसान तो होता ही ऐसा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा और अच्छे अनुभव दें तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। इंसान को सुधारा जा सकता है। ठीक है, ये समझ आया कि इंसान एक कोरी स्लेट है और अनुभव से सीखता है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। अनुभव तो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। एक इंसान चोरी करना भी सीख सकता है और मदद करना भी। तो फिर उसे सही गलत यानी नैतिकता का पता कैसे चलता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और लॉक के लिए इसका जवाब है रीजन, यानी तर्क या विवेक। लॉक मानते थे कि ईश्वर ने हर इंसान को अनुभव से सीखने की क्षमता के साथ साथ
तर्क करने की क्षमता भी दी है। ये तर्क ही हमारा अंदरूनी गाइड है, एक नैतिक कंपास की तरह, जो हमें सही दिशा दिखाता है। यहाँ रीजन का मतलब क्या सिर्फ लॉजिक या गणित के सवाल हल करना है? नहीं, लॉक के लिए रीजन का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और नैतिक है। रीजन वो क्षमता है जो हमें एक प्राकृतिक नियम, लॉ ऑफ नेचर को समझने में मदद करती है। ये लॉ ऑफ नेचर किसी संसद का बनाया कानून नहीं है, ये एक सार्वभौमिक नैतिक नियम है जो हर इंसान के विवेक में मौजूद है। और ये प्राकृतिक नियम कहता क्या है? लॉक के शब्दों में ये नियम कहता है कि सभी इंसान बराबर और स्वतंत्र हैं और किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। No one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions. ये उनके दर्शन का समझिए मूल मंत्र है। इसे समझने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं, ये एक तरह की कॉमन सेंस मोरालिटी है। सही पकड़ा। आपको ये जानने के लिए किसी धर्म ग्रंथ या कानून की किताब की जरूरत नहीं है कि किसी बेगुनाह की जान लेना या उसकी चीजें चुराना गलत है। ये समझ आपके अंदर से आती है। लॉक के अनुसार यही आपकी तर्क शक्ति है जो आपको ये नैतिक नियम समझा रही है। रीजन ही हमें सिखाता है कि चूंकि एक ही ईश्वर ने हम सबको बराबर बनाया है, इसलिए किसी को भी दूसरे पर हुकूमत करने या उसे नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। हम सब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। मतलब क्योंकि हम सब तर्क कर सकते हैं, इसलिए हम सब नैतिक भी हो सकते हैं और शांति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। हमें हर वक्त काबू में रखने के लिए हॉब्स के लिवायथन जैसे किसी डंडे या तानाशाह शासक की जरूरत नहीं है। यही लॉक की सोच का सार है और यही उदारवाद की नींव है। वो इंसान की क्षमता में, उसकी अच्छाई में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि इंसान स्वभाव से सामाजिक, सोशल, शांतिप्रिय, पीसफुल और सहयोगी, कोऑपरेटिव है, क्योंकि उसका रीजन उसे यही सिखाता है। हॉब्स का इंसान अपनी भावनाओं और डर, पैशन से चलता है, जबकि लॉक का इंसान अपने तर्क, रीजन से चलता है। वो जानवर नहीं, बल्कि एक नैतिक प्राणी, एक मॉरल बीइंग है। तो आज की इस चर्चा में हमने जॉन लॉक की जिंदगी के उन पड़ावों को देखा जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया। हमने समझा कि कैसे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उन्हें असीमित सत्ता के खतरों से आगाह किया, और सबसे जरूरी, हमने मानव स्वभाव पर उनके आशावादी नजरिए को जाना कि इंसान एक कोरी स्लेट है जो अनुभव से सीखता है और उसके पास रीजन की वो शक्ति है जो उसे नैतिक बनाती है और प्राकृतिक नियम को समझने में मदद करती है। हाँ, और यहीं पर देखिए एक बहुत ही दिलचस्प और तार्किक पहेली खड़ी होती है जो सीधे लॉक के विचारों से ही निकलती है। ये सवाल हमारी अगली चर्चा की नींव रखेगा। वो पहेली क्या है? पहेली ये है कि अगर इंसान स्वभाव से इतना अच्छा, इतना तर्कसंगत और इतना नैतिक है, अगर वो बिना किसी सरकार के भी प्राकृतिक नियमों को समझ सकता है और शांति से रह सकता है, तो फिर हमें सरकार या राज्य की जरूरत ही क्यों पड़ी? Why do we need a state at all? ये तो सच में एक बड़ा सवाल है। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर सरकार, पुलिस और अदालतें बनाने की नौबत ही क्यों आई? लॉक के अनुसार वो स्टेट ऑफ नेचर यानी वो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी जिसमें कोई सरकार नहीं थी, और उस अवस्था में क्या कमियां थीं जिन्हें दूर करने के लिए इंसानों ने सरकार बनाई। अगर इंसान सच में एक कोरी स्लेट है तो आज हमारे समाज के स्लेट पर हमारी शिक्षा और हमारे मीडिया द्वारा क्या लिखा जा रहा है? शांत किताबी प्रोफेसर वो अपनी जान जोखिम में डालकर इंग्लैंड के राजा को उखाड़ फेंकने की साजिश में क्यों शामिल होगा? ये एकेडमिक दुनिया से निकलकर राजनीति के खूनी खेल में कूदने जैसा है। ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव एक दोस्ती और कह सकते हैं कि एक डॉक्टरी इलाज से आया। 1667 में लॉक की जिंदगी में एक तूफान की तरह एंट्री होती है लॉर्ड एशले की, जो उस वक्त इंग्लैंड के सबसे ताकतवर और विवादास्पद राजनेताओं में से एक थे। इसी मुलाकात ने लॉक की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी एकेडमिक दुनिया खत्म हुई और राजनीति की असली खतरनाक दुनिया में उनकी यात्रा शुरू हो गई। लॉर्ड एशली, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। ये कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं थे। लेकिन एक मिनट, इनका और लॉक का रिश्ता बना कैसे? मेरा मतलब है, एक डॉक्टर पर देश का इतना बड़ा नेता क्यों भरोसा करेगा, वो भी इतना कि उसे अपने सारे राजनीतिक राज बता दे? लॉक में ऐसा क्या खास था? सवाल बहुत सही है। कहानी यह है कि लॉर्ड एशली को लिवर की एक गंभीर बीमारी थी और उस जमाने में उसका इलाज लगभग नामुमकिन था। कई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था,
तब किसी ने उन्हें जॉन लॉक का नाम सुझाया, जो मेडिसिन में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। लॉक ने न सिर्फ उनकी बीमारी को समझा, बल्कि एक बहुत ही जोखिम भरा और सफल ऑपरेशन किया, जिससे एशली की जान बच गई। अच्छा, तो ये रिश्ता भरोसे की नींव पर बना था, जहां एक ने दूसरे की जान बचाई थी। बिल्कुल, एशली सिर्फ उनके मरीज नहीं रहे, वो लॉक की बुद्धि और उनकी समझ से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक असाधारण दिमाग वाला इंसान है। उन्होंने लॉक को पहले अपना निजी डॉक्टर और फिर बहुत जल्द अपना निजी सचिव और सबसे करीबी सलाहकार बना लिया। अगले 15 साल तक लॉक एक साए की तरह एशली के साथ रहे। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंटर्नशिप हो गई, वो भी इंग्लैंड के सबसे ताकतवर लोगों में से एक के साथ। लेकिन ये एशली थे कौन? उनका एजेंडा क्या था? वो राजा के खिलाफ क्यों थे? देखिए, लॉर्ड एशली, जिन्हें बाद में अर्ल ऑफ शैफ्ट्सबरी का खिताब मिला, वो विग पार्टी के संस्थापकों में से थे, और विग्स का सीधा सीधा मानना था कि राजा की शक्ति असीमित नहीं हो सकती। अच्छा। वो संसद के अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक थे। वो मानते थे कि असली ताकत जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद के पास होनी चाहिए, न कि एक राजा के पास जो कहता है कि उसे ईश्वर ने शासन करने के लिए भेजा है। और उस वक्त के स्टुअर्ट राजा चार्ल्स द्वितीय अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। एशली को यह खतरा साफ दिख रहा था। मतलब ये विचारों की लड़ाई थी, राजा की दैवीय शक्ति बनाम संसद की शक्ति, और लॉक इस लड़ाई के एकदम सेंटर में पहुंच गए। एकदम। वो सिर्फ मीटिंग्स के नोट्स नहीं बना रहे थे, वो एशली के साथ बैठकर राजनीतिक रणनीतियां बना रहे थे, भाषण लिख रहे थे और सत्ता के गलियारों के हर दांव पेच को बहुत करीब से देख रहे थे। जब 1672 में एशली इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर बने, जो कि प्रधानमंत्री जैसा पद था, हाँ। तो लॉक ने भी उनकी मदद से कई सरकारी पदों पर काम किया। ऑक्सफोर्ड के क्लासरूम का किताबी ज्ञान अब सड़क की असली राजनीति के अनुभव में बदल रहा था। सत्ता के इतने करीब होना एक बात है, लेकिन क्या वो खुद उस खेल का हिस्सा बन गए? क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक लगता है। यहां से तो बात और गंभीर हो रही है। और गंभीर हुई भी। वो सिर्फ सलाहकार नहीं रहे, वो एक खिलाड़ी बन गए। जब राजा चार्ल्स द्वितीय और उनके भाई जेम्स पर कैथोलिक धर्म के प्रति झुकाव और संसद को नजरअंदाज करने के आरोप बढ़ने लगे, तो एशली और उनके साथियों को लगा कि सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, सत्ता को बदलना होगा। और यहीं से एक साजिश की शुरुआत हुई। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जॉन लॉक एक दार्शनिक राजा को गद्दी से हटाने की साजिश में सीधे तौर पर शामिल थे? सीधे तौर पर और सक्रिय रूप से। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये देशद्रोह था। उस वक्त इंग्लैंड पर स्टुअर्ट वंश का शासन था और उन्हें हटाकर हॉलैंड के प्रोटेस्टेंट शासक विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड का राजा बनाने का एक खुफिया प्लान बनाया गया। लॉक इस पूरी साजिश के वैचारिक और रणनीतिक हिस्से में गहराई से शामिल थे। वो लेख लिख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और इस पूरी योजना को एक बौद्धिक आधार दे रहे थे। ये तो अविश्वसनीय है। एक गलत कदम और उनका सिर कलम किया जा सकता था। एक दार्शनिक के लिए ये कितना बड़ा दांव था। उन्हें डर नहीं लगा कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा? डर जरूर लगा होगा, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये उनके सिद्धांतों की लड़ाई थी। वो जिन विचारों में विश्वास करते थे, स्वतंत्रता, सीमित सरकार, संसद की सर्वोच्चता, वो सब दांव पर लगे थे। लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई। लॉर्ड एशली को देश छोड़कर भागना पड़ा और लॉक पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे। उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए 1683 में इंग्लैंड से भागकर हॉलैंड में शरण लेनी पड़ी। तो क्रांति से पहले ही उन्हें एक भगोड़े की जिंदगी जीनी पड़ी? हाँ, कई साल तक वो गुमनामी में रहे, लेकिन पर्दे के पीछे से वो और इंग्लैंड के दूसरे निर्वासित नेता अपनी योजना पर काम करते रहे और आखिरकार 1688 में उनका मौका आया। इंग्लैंड के हालात इतने बिगड़ गए कि संसद के प्रमुख नेताओं ने खुद विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड पर हमला करने और गद्दी संभालने का न्योता भेज दिया। और इसी को गौरवपूर्ण क्रांति यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। पर इससे गौरवपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसे गौरवपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल थी, जो बिना किसी बड़े गृह युद्ध या खून खराबे के हो गई। राजा जेम्स द्वितीय बिना लड़े ही देश छोड़कर भाग गए और सत्ता का हस्तांतरण काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गौरव की बात मानी गई। और लॉक का क्या हुआ? वो तो हॉलैंड में थे। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं सिनेमा जैसा सीन आता है, जो दिखाता है कि लॉक इस पूरी घटना के कितने केंद्र में थे। जब क्रांति सफल हो गई
और विलियम ऑफ ऑरेंज को राजा बनने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया, तो उनकी पत्नी मैरी, जो अब इंग्लैंड की भावी रानी थी, एक अलग जहाज से आ रही थी। जॉन लॉक उसी जहाज से इंग्लैंड वापस लौटे। आप मजाक कर रही हैं? वो भावी रानी के साथ एक ही जहाज पर वापस आए। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। ये दिखाता है कि वो पर्दे के पीछे कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। ये सिर्फ एक दार्शनिक की वापसी नहीं थी, ये एक किंग मेकर की वापसी थी। बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक था कि वो नए शासन के कितने करीबी और अहम व्यक्ति हैं, और इसका इनाम भी मिला। नए राजा विलियम ने उन्हें उनकी सेवाओं के लिए कमिश्नर ऑफ अपील्स का एक महत्वपूर्ण सरकारी पद दिया, जिसे लॉक ने स्वीकार कर लिया। इस तरह एक भगोड़ा दार्शनिक अब अपने देश में एक हीरो और सम्मानित अधिकारी के तौर पर लौटा था। ये पूरी कहानी ही जबरदस्त है। एक राजा को हटाने की साजिश, फिर निर्वासन, और फिर एक सफल क्रांति के बाद शाही अंदाज में वापसी। अब मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये है कि उनके जीवन की इस तूफानी उथल-पुथल का उनके लेखन पर, उनके विचारों पर क्या असर पड़ा? क्या हम इसका कोई सीधा कनेक्शन देख सकते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जॉन लॉक के राजनीतिक विचार किसी शांत लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिखे गए, वो आग में तपकर निकले थे। उनके जीवन के ये खतरनाक अनुभव ही उनके दर्शन की नींव हैं। उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, जिस क्रांति में वो खुद शामिल हुए, उसी अनुभव ने उनके सिद्धांतों को आकार दिया। इसका कोई ठोस उदाहरण, जैसे उनकी किसी किताब से? सबसे बड़ा और सीधा उदाहरण है उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब शासन पर 2 निबंध, यानी 2 ट्रीटीजेस ऑन गवर्नमेंट। अब इसकी प्रकाशन की तारीख पर गौर कीजिए, 1690 यानी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के ठीक 2 साल बाद। ये कोई संयोग नहीं था। जरा सोचिए, आपने अभी अभी एक राजा को उखाड़ फेंकने में मदद की है। अब आपको दुनिया को ये समझाना है कि आपने जो किया वो सही था, वो नैतिक था, वो जरूरी था। ये किताब वही काम कर रही थी। मतलब उन्होंने पहले क्रांति की और फिर उसे सही साबित करने के लिए एक पूरी की पूरी फिलॉसफी लिख दी। एक तरह से बिल्कुल यही। ये किताब उस क्रांति का मैनिफेस्टो थी। ये उस क्रांति को एक वैचारिक और नैतिक आधार दे रही थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि नागरिकों को एक अत्याचारी शासक को हटाने का अधिकार क्यों है, सरकारें बनती क्यों हैं और उनकी शक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए। उनकी कलम उनकी तलवार बन गई थी। उन्होंने अपने एक्शन को अपने दर्शन से सही ठहराया। और उनकी दूसरी बड़ी रचनाओं का क्या वो भी इसी दौर में आई? हाँ, उनका सारा महत्वपूर्ण लेखन इसी तूफानी दौर के बाद सामने आया। 1690 में ही उनकी एक और महान रचना आई, मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध, यानी एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये किताब राजनीति के बारे में नहीं थी, लेकिन इसने उस सोच की नींव रखी। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि इंसान का दिमाग जन्म के समय एक कोरी स्लेट, टैबुला रासा की तरह होता है, और सारा ज्ञान अनुभव से आता है। कोई राजा ये दावा नहीं कर सकता कि वो ईश्वर से ज्ञान लेकर पैदा हुआ है। ये विचार अपने आप में राजशाही पर एक हमला था। ये तो बहुत गहरी बात है। और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उनके विचार? वो भी इसी अनुभव से जुड़े थे। उस दौर में धर्म के नाम पर भयानक लड़ाइयां और अत्याचार होते थे। हाँ। स्टुअर्ट राजाओं पर कैथोलिक धर्म को थोपने का आरोप था। लॉक ने इन सबको बहुत करीब से देखा था। इसीलिए 1689 से 1692 के बीच उन्होंने सहिष्णुता पर पत्र, यानी लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन, लिखे। उनका साफ मानना था कि किसी का विश्वास क्या है ये उसका निजी मामला है और सरकार को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। ये भी उस दौर के लिए क्रांतिकारी विचार था। ये सारी किताबें शासन, मानव स्वभाव, सहिष्णुता पर एक ही बड़े विचार की अलग अलग शाखाएं थीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो क्रांति सफल हुई, उन्हें पद मिला, उनकी महान रचनाएं भी दुनिया के सामने आ गईं, एक कामयाब जिंदगी। उनके जीवन का अंत कैसे हुआ? और उनका निधन सन 1704 में, 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन वो अपने पीछे सिर्फ कुछ किताबें नहीं छोड़ गए, वो विचारों की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने आने वाली सदियों की राजनीति को, खासकर उदारवादी लोकतंत्र को, हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका की क्रांति हो या फ्रांस की, उसके घोषणा पत्रों में आपको लॉक के विचारों की सीधी गूंज सुनाई देगी। जॉन लॉक सिर्फ लाइब्रेरी में बैठने वाले दार्शनिक नहीं थे। वो एक डॉक्टर थे, एक सलाहकार थे, एक सरकारी अधिकारी थे, एक भगोड़े थे और एक क्रांतिकारी भी थे। उनके विचार हवा में नहीं जन्मे, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी आज़ादी को दांव पर लगाकर उन विचारों को जिया और फिर उन्हें कागज पर उतारा। बिल्कुल सही। और अब जब हम उनके जीवन की इस रोमांचक कहानी, उस दौर के माहौल और उनकी प्रमुख रचनाओं से परिचित हो गए हैं, और हम सीधे उनके विचारों के समंदर में गोता लगाएंगे। अब हम उस नींव को समझेंगे जिस पर उनकी पूरी फिलॉसफी खड़ी है, प्राकृतिक अवस्था,
या स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट। ये अवस्था कैसी थी? जब कोई सरकार या समाज नहीं था। उस अवस्था में लोगों के पास कौन से प्राकृतिक अधिकार थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और इन सब में संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का विचार इतना जरूरी और केंद्रीय क्यों बन जाता है कि उसकी रक्षा के लिए सरकार बनाने की जरूरत पड़ जाए? किसी भी विचारक के सिद्धांतों को सिर्फ हवा में नहीं समझा जा सकता, उन्हें उस दौर की जमीन पर रखकर देखना होता है। सही बात है। और जॉन लॉक के मामले में ये जमीन थी 17वीं सदी का इंग्लैंड, एक ऐसा दौर जो राजनीतिक तूफानों, गृह युद्ध और क्रांति से पूरी तरह भरा हुआ था। उनके विचार इसी उथल पुथल की देन है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि लॉक का जन्म 1632 में हुआ और उनके पिता एक वकील थे। जी। उस दौर में इस पारिवारिक पृष्ठभूमि का क्या मतलब था? क्या इसने उन्हें कोई खास बढ़त दी? यकीनन, एक वकील का बेटा होने का मतलब था कि वो बचपन से ही कानून, अधिकार, न्याय, शासन, इन जैसी बहसों के बीच पले बढ़े। ये बातें उनके लिए डिनर टेबल की आम चर्चा का हिस्सा थी। घर पे शुरुआती तालीम के बाद उन्हें वेस्टमिनिस्टर के एक नामी स्कूल में भेजा गया। और उसी स्कूल ने उनके लिए ऑक्सफोर्ड के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, जो उस वक्त इंग्लैंड की बौद्धिक राजधानी थी। और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अकेडमिक दुनिया में अपनी पहचान बनाई। पहले बीए किया, फिर एमए और उसके बाद तो वहीं पढ़ाने भी लगे। जी। ये तो एक सफल प्रोफेसर बनने का सीधा रास्ता लगता है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, और यही मोड़ लॉक की कहानी को खास बनाता है। उन्होंने 1658 में एमए किया और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और दर्शन पढ़ाना शुरू भी कर दिया, लेकिन उनका मन वहां रमा नहीं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। एक व्यक्ति जो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है, अचानक सब कुछ छोड़कर एक बिल्कुल अलग राह चुनने के बारे में क्यों सोचेगा? क्या ये सिर्फ बौद्धिक बेचैनी थी या उन्हें उस एकेडमिक दुनिया में कुछ खटक रहा था? मेरे ख्याल से दोनों बातें थीं। उन्हें सिर्फ किताबी और सैद्धांतिक बहसें थोड़ी उबाऊ लगने लगी थी। वो दुनिया को सिर्फ समझना नहीं चाहते थे, वो उसे अनुभव करना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने चर्च में भी पद पाने की कोशिश की, लेकिन वहां के जो कठोर नियम थे, जो सिद्धांत थे, वो उनके आजाद ख्यालों वाले मिजाज से मेल नहीं खाते थे। अच्छा। वो किसी दायरे में बंद कर नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चिकित्सा। जी। दर्शन से सीधा मेडिसिन में, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। 1660 के बाद उन्होंने डॉक्टर डेविड थॉमस के साथ रहकर चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की और जल्द ही एक काबिल डॉक्टर बन गए। और यही वो पेशा था जो उन्हें किताबों की दुनिया से निकालकर सीधे इंग्लैंड की राजनीति के केंद्र में ले आया। हाँ, और वो भी लॉर्ड एशली के जरिए, है ना? बिल्कुल। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कोई ऑपरेशन था? हाँ, एक बहुत ही जोखिम भरा ऑपरेशन था जिससे लॉक ने ही लॉर्ड एशली की जान बचाई थी। इस घटना ने उन्हें सिर्फ एक डॉक्टर से परिवार का हिस्सा बना दिया। और सबसे भरोसेमंद राजदार भी। जी, वो एशली के निजी सचिव और सलाहकार बन गए। और लॉर्ड एशली कोई मामूली राजनेता नहीं थे। वो संसद के अधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार थे और राजा की असीमित शक्तियों के खिलाफ थे। एकदम सही। और जब 1672 में एशली लॉर्ड चांसलर बने, इसे आप आज के प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों का मिलाजुला रूप समझ सकती हैं। तो लॉक अचानक खुद को सत्ता के केंद्र में पाते हैं। अच्छा। वो अब सिर्फ राजनीति पर पढ़ नहीं रहे थे, वो उसे जी रहे थे हर रोज। तो जो विचार हम उनकी किताबों में पढ़ते हैं वो दरअसल लंदन के सत्ता के गलियारों में तैयार हो रहे थे। हाँ, और ये सिर्फ अनुभव नहीं था। देखिए, जब एशली कैबिनेट मिनिस्ट्री का हिस्सा थे तो उन्होंने राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए संसद में जो दांव पेच खेले, जो तर्क दिए, वही तर्क लॉक ने अपनी किताब में लिखे। हाँ, वही तर्क लॉक बाद में संपत्ति के अधिकार और शासक की सहमति के रूप में अपनी किताब में लिखते हैं। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, ये एक तरह का राजनीतिक मैनिफेस्टो था जो सत्ता के गलियारों में तैयार हो रहा था। लेकिन क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि लॉक के विचार उतने मौलिक नहीं थे? क्या वो सिर्फ अपने संरक्षक लॉर्ड एशली के राजनीतिक एजेंडे को एक बौद्धिक जामा पहनाने का जरिया थे? क्या ये दर्शन था या राजनीतिक प्रोपेगेंडा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सच है कि उनके विचारों को एशली के राजनीतिक मकसदों से ताकत मिली, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रोपेगेंडा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि लॉक ने उन राजनीतिक लड़ाइयों को सार्वभौमिक दार्शनिक सिद्धांतों में बदल दिया। उन्होंने एशली के संघर्ष को पूरी मानवता के अधिकारों का संघर्ष बना दिया। अच्छा। उन्होंने सवाल पूछा, किसी भी सरकार को शासन करने का हक कहां से मिलता है? और उनका जवाब किसी एक राजा या एक देश के लिए नहीं, बल्कि हर दौर के लिए था। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे,
बल्कि राजा को गद्दी से हटाने की एक सक्रिय साजिश में शामिल थे। जी हाँ, हम उन्हें एक शांत किताबी दार्शनिक के रूप में सोचते हैं, लेकिन असल में वो एक क्रांतिकारी थे जो अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। बिल्कुल। वो उस दौर के सबसे बड़े राजनीतिक खेल के खिलाड़ी थे। स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय की कैथोलिक नीतियों और असीमित अधिकारों के दावे के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। जिसका मकसद था उन्हें हटाकर हॉलैंड से विलियम ऑफ ऑरेंज को बुलाना। जी, और लॉक इस साजिश के वैचारिक कर्ता धर्ताओं में से एक थे। ये एक बहुत ही खतरनाक काम था। अगर पकड़े जाते तो सजाए मौत तय थी। इसी वजह से उन्हें कुछ साल हॉलैंड में छिपकर भी गुजारने पड़े। और इसी साजिश का नतीजा थी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसे गौरवपूर्ण क्यों कहा जाता है? गौरवपूर्ण इसलिए क्योंकि इसने बिना किसी बड़े गृह युद्ध या खून खराबे के सत्ता बदल दी। अच्छा, इसीलिए जेम्स द्वितीय इंग्लैंड छोड़कर भाग गए और विलियम और मेरी ने संसद की शर्तों पर गद्दी संभाली। इस क्रांति ने उस विचार को हमेशा के लिए दफन कर दिया कि राजा को ईश्वर से शासन करने का असीमित अधिकार मिलता है। यही वो दैवीय अधिकार का सिद्धांत था। हाँ, जिस पर लॉक ने अपने लेखन से सबसे बड़ा और सबसे सफल हमला किया। तो क्रांति की सफलता के बाद लॉक एक हीरो की तरह वापस लौटे होंगे? हाँ, एक तरह से कहते हैं कि वो उसी जहाज से इंग्लैंड वापस आए जिससे विलियम की पत्नी होने वाली रानी मैरी आई थी। अरे वाह! ये दिखाता है कि वो इस नई व्यवस्था के कितने करीब थे। नए राजा विलियम ने उनकी सेवाओं के बदले उन्हें कमिश्नर ऑफ अपील्स का एक सम्मानित पद भी दिया। तो जिस सरकार को बनाने में उन्होंने पर्दे के पीछे से मदद की, अब वो आधिकारिक तौर पर उसका हिस्सा थे। जी, और अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने उन विचारों को कलमबद्ध किया जिन्हें वो जीवन भर जीते आए थे। चलिए उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर बात करते हैं। जरूर। उनका ज्यादातर महत्वपूर्ण काम क्रांति के बाद ही प्रकाशित हुआ। 1690 में उनकी 2 सबसे बड़ी किताबें आईं। कौन सी? पहली, मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध, जिसने बताया कि हमारा ज्ञान अनुभव से आता है, जन्म से नहीं। और दूसरी, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, शासन पर 2 निबंध। शासन पर 2 निबंध। क्या यही वो किताब है जहां जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का वो मशहूर विचार आता है, हाँ, वही। जो आज भी लोकतंत्र की बुनियाद माना जाता है? बिल्कुल। पहले निबंध में वो राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करते हैं और दूसरे निबंध में वो अपनी सरकार का सिद्धांत पेश करते हैं। और वो सिद्धांत क्या था? वो कहते हैं कि सरकार का काम लोगों के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। सरकार जनता की सहमति से बनती है। और अगर वो इन अधिकारों का हनन करती है तो जनता को उसे बदलने या हटाने का भी अधिकार है। ये एक क्रांति का अधिकार था जिसे उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया था। तो वो जो लिख रहे थे वो कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं था। नहीं, वो 1688 की क्रांति को सही ठहरा रहे थे। एकदम। वो दुनिया को बता रहे थे कि इंग्लैंड की जनता ने जो किया वो सही क्यों था। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ लिखा। हाँ, उन्होंने सहिष्णुता पर पत्र लिखे जिसमें उन्होंने धार्मिक आज़ादी की वकालत की और शिक्षा से संबंधित कुछ विचार भी लिखे। उनका दायरा बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष कैसे बिताए? 1700 में उन्होंने खराब सेहत की वजह से सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया और अपना बाकी समय लिखने पढ़ने में बिताया। 1704 में 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी जो विचारों और एक्शन दोनों से भरपूर थी। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जॉन लॉक का दर्शन किसी शांत पुस्तकालय में बैठकर नहीं, बल्कि राजनीति के तूफानों के बीच जन्मा था। सही बात है। राजशाही के खिलाफ संघर्ष, लॉर्ड एशली जैसे नेता का साथ, निर्वासन का खतरा और 1688 की क्रांति का प्रत्यक्ष अनुभव, इन सब ने मिलकर उनके विचारों की जमीन तैयार की। जब वो शासन पर 2 निबंध में सरकार की सीमाओं की बात करते हैं या जनता की सहमति से शासन की, हाँ, और यहाँ तक कि अन्यायपूर्ण सत्ता के खिलाफ क्रांति के अधिकार की बात करते हैं, तो वे केवल किताबी बातें नहीं कर रहे होते। वे अपने जीवन के ठोस अनुभवों का निचोड़ पेश कर रहे होते हैं। मतलब उनका दर्शन उनके समय की राजनीतिक सच्चाइयों की एक सीधी प्रतिक्रिया थी। एक सीधी और शक्तिशाली प्रतिक्रिया। वे एक ऐसे इंग्लैंड में रह रहे थे जहां यह सवाल हर किसी के जहन में था, असली मालिक कौन है, राजा या जनता? और लॉक ने जवाब दिया। लॉक ने अपने जीवन और अपने लेखन से इस सवाल का एक स्पष्ट और साहसी जवाब दिया। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, एक सवाल जो सोचने लायक है। किसी भी विचारक के विचार किस हद तक उसके अपने समय और हालात की उपज होते हैं और किस हद तक वे सार्वभौमिक सत्य होते हैं।